हमारे भारत देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बधाइयाँ किस चीज़ की। दोस्तों, हमारा भारत देश अब पूरी दुनिया में जनसंख्या के पैमाने पर नंबर 1 जो आ गया है। हाँ ठीक है, भले ही हम शिक्षा, हंगर या स्वास्थ्य के पायदान पे नंबर 1 ना हो, लेकिन किसी न किसी एक चीज़ में तो हम नंबर 1 हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यूएन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर भारत देश को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताया है, जहां अब नए आंकड़ों के अनुसार भारत की नई जनसंख्या अब 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि दूसरे पायदान पर अभी भी हमारा पड़ोसी देश चीन बरकरार है, जिसकी कुल जनसंख्या 142.57 करोड़ हो गई है। यानी करीबन 29 लाख की बढ़ोतरी हमारी भारत की जनसंख्या में हुई है। और ये पहली बार हुआ है कि 1950 के बाद भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। वैसे तो यूएन ने पिछले साल ही यानी कि साल 2022 में ही कुछ ऐसे आंकड़े जारी कर दिए थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि भारत अप्रैल 2023 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूएन की 2019 की रिपोर्ट क्या कहती थी। जी हाँ, यूएन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 2027 तक भारत पूरे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा। लेकिन क्योंकि हमारी देश की जनता इतनी जुझारू है कि उसने इतना इंतजार ही नहीं किया, उसने 2027 का रिकॉर्ड 2023 में ही पूरा कर दिया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से बढ़ती जनसंख्या को एक पॉजिटिव मोड दिया जा रहा है। इतनी सकारात्मकता से इस बड़ी समस्या को दिखाया जा रहा है। जैसे आपकी स्क्रीन पर भारत को पॉपुलेशन बढ़ने का फ़ायदा आने वाले वर्षों में होने वाला है। हमारी जनसंख्या की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कुल जनसंख्या की आधी यानी 50% की उम्र तो 30 वर्ष से नीचे है, यानी कि युवा पॉपुलेशन ज़्यादा है। हमारे जितना युवा वाला देश कोई नहीं है। मानो इन युवाओं को कितनी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं, कितना रोजगार मिलते हैं, कितना ज़्यादा हमारे देश के युवा खुश हैं। इतना ही नहीं, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। चीन की घटती आबादी से क्यों परेशान हुई दुनिया, जाने भारत को क्या मिलेगा फ़ायदा। क्या सही में चीन की घटती आबादी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये सोचने के बजाय कि हमारी भारत की बढ़ती जनसंख्या का क्या प्रभाव होगा, किस तरीके से हमारी भारत की व्यवस्था चरमराएगी। इतनी जनसंख्या को संभालने के लिए हमारे पास वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज हैं। आपकी स्क्रीन पर ये द इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जहाँ साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि वर्किंग पॉपुलेशन इज बिटवीन 15 to 64 ईयर्स कंप्राइजेज ऑफ 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यानी करीबन 68% की हमारी जनसंख्या युवा वर्ग है, यानी कि एक यूथ वर्कफोर्स हमारी इंडिया का बहुत अच्छा है। लेकिन इसी के साथ कि साफ शब्दों में यहाँ लिखा है, India must focus on education and skilling, especially among rural youth, to capitalize on this demographic dividend। और अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी भारत की युवा शक्ति का 100% लाभ उठाने के लिए, या कह सकते हैं लाभांश को भुनाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के बीच शिक्षा और कौशल पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब से जनसंख्या की ये रिपोर्ट आई है और जहां भारत को नंबर 1 करार दिया गया है, वहां तमाम लोगों में खुशी की लहर है कि हमारे भारत देश में युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है, यूथ वर्कफोर्स ज़्यादा है। आने वाले समय में भारत तरक्की करेगा, लेकिन ये तरक्की तो आने वाले समय में होगी। लेकिन वर्तमान का क्या, वर्तमान की स्थितियों के बारे में कौन सोचेगा, वर्तमान में हो रही बढ़ती जनसंख्या से दिक्कतों के बारे में कौन चर्चा करेगा। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे बस इतना ही है कि इस बढ़ती जनसंख्या को लेकर हमें क्यों परेशान होना चाहिए, हमें क्यों चिंतित होना चाहिए। दोस्तों, आपने 70 के दशक की एक फिल्म का नाम तो सुना ही होगा, रोटी कपड़ा और मकान।
लेकिन ये रोटी, कपड़ा और मकान जनसंख्या के नज़रिए से कितना ज़रूरी हो गया है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी के साथ मैं 3 और चीज़ें इसके साथ जोड़ना चाहूँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। जी हाँ दोस्तों, आज जनसंख्या के नज़रिए से ये 6 पैमाने इतने ज़रूरी हो गए हैं कि इन्हीं 6 मुद्दों पर आज ना कोई बात होती है, ना इन मुद्दों की समस्याओं पर कोई चर्चा होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जनसंख्या के लिए ये 6 पैमाने कितने ज़रूरी हैं और हमारा भारत देश इन पैमानों पर कितना नीचे लुढ़कता जा रहा है। दोस्तों, किसी भी देश की जनता के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या होती है? वो बुनियादी ज़रूरत होती है रोटी। जी हाँ दोस्तों, वो खाना, वो भोजन जिसका अधिकार हर एक नागरिक का होता है। लेकिन हमारे भारत देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर किया गया कि इतनी बड़ी जनसंख्या का हम पेट कैसे पालेंगे? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट्स हैं 2022 की, जहां ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारत 121 देशों की सूची में 107वें पायदान पर है। और दुख की बात तो ये है कि ये भारत देश 101 स्थान से गिरकर 107वें नंबर पे पहुंचा है। यानी कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में भुखमरी जैसी समस्या लहराती जा रही है। दोस्तों, अगर बात करें इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इसे मापने के लिए 2 पैरामीटर्स या 2 पैमाने बेहद ज़रूरी होते हैं। पहला, इंसान की भूख, और दूसरा, अगर उसकी भूख पर उसे खाना भी मिल रहा है, अगर उसे खाना भी मिल रहा है तो वो खाना कितना पौष्टिक है, कितना न्यूट्रिशियस है। और दोस्तों, मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत तो नहीं है। यूपी, बिहार, एमपी जैसे तमाम राज्यों के मिड डे मील का हाल तो आपको बखूबी पता है, जहाँ बच्चे खराब दाल, सड़ी हुई रोटियां, सड़ी हुई सब्जियां खाने को मजबूर हैं। दोस्तों, क्या इसी तरीके से हमारी बढ़ती जनसंख्या की एक बड़ी समस्या भुखमरी का इलाज होगा? क्या ऐसे हमारी समस्या का समाधान होगा? दोस्तों, अगर हम एक बात करें हमारे देश के किसान की, हमारे देश के मजदूर की और तमाम गरीब वर्ग के लोगों की, तो क्या आपको लगता है कि आज के हमारे समय में, आज के इस महंगाई के समय में एक मजदूर भर पेट रोटी खाकर सोता होगा? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पायदान की ओर। वहीं हमारे भारत देश में बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ती गरीबी की समस्या को भी दावत देती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर जहाँ साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है। साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये आंकड़े कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ गरीब भारत में बसते हैं। इसके बाद दूसरे पायदान पर नाइजीरिया आता है। तो क्या दोस्तों, इस बढ़ती जनसंख्या से हमारी इस गरीबी की समस्या और गंभीर नहीं होगा? गरीबी का ये सिलसिला केवल वयस्कों तक ही सीमित नहीं है, ये गरीबी बच्चों की भी एक बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के मामलों में अगर बात करें तो बच्चों के मामले में गरीबी में निरपेक्ष रूप से तेज़ी से गिरावट आई है। हालांकि अभी भारत में अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि गरीब युवक, गरीब बेरोज़गारों की कहानी तो समझ में आती है, लेकिन गरीब बच्चे, क्या इससे उनकी शिक्षा, उनका भविष्य अंधकार में नहीं है? और ऐसे में बढ़ती जनसंख्या गरीब बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं ढकेलेगी। दोस्तों, बात अभी यही ख़त्म नहीं होती है। अगर एक देश की बात करें, उस देश की जनता की बात करें, तो देश की जनता जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो उतना ही उस देश का विकास होता है। दोस्तों, एक इंसान के लिए साक्षरता बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे भारत देश में क्या साक्षरता का स्तर, क्या लिटरेसी लेवल संतोषजनक है? मेरे अनुसार तो नहीं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश का लिटरेसी लेवल आज भी
77% है, यानी करीबन 100 में से केवल 77 लोगों को पढ़ना और लिखना आता है। बाकी उन 23 लोगों का क्या उन 23 लोगों को बेसिक पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं? लेकिन उन लोगों को पढ़ाने की, उन्हें लिखाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ऐसे में अगर ये जनसंख्या और बढ़ती जाएगी, क्या ऐसे में इलिटरेट पॉपुलेशन में बढ़ोतरी नहीं होगी? दोस्तों, अगर मैं बात करूं साक्षरता यानी लिटरेसी लेवल की, तो भारत देश में आप सभी को पता होगा कि केरला हमारा ऐसा प्रदेश है जहां हाईएस्ट लिटरेसी लेवल करीबन 93% साक्षरता है केरला की। लेकिन अगर बात करें सबसे कम साक्षरता वाले प्रदेशों की, तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं पहले पायदान पर आते हैं। दोस्तों, जनसंख्या से होने वाली समस्याओं के बारे में हमें अगर जानना हो तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे देश के उत्तर प्रदेश और बिहार ज़िले को ही ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और अगर जितनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या है उतनी ही बुरी उनकी आर्थिक हालत है। बात करें बिहार की, तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ केरला में एक तरफ 93% की लिटरेसी है, तो वहीं बिहार में 61% है। और दोस्तों, ये आंकड़े यही नहीं रुकते, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहाँ अगर हम गरीबी के स्तर की बात करें तो बताया जा रहा है बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे ज़्यादा है। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है, जहां बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। वहीं अगर बात करें कुपोषण की यानी कि हंगर इंडेक्स की, तो दोस्तों कुपोषण के आंकड़े भी बिहार की दुर्दशा ही दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। तो दोस्तों, क्या ये एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता हमारी उन सरकारों पर जो बढ़ती जनसंख्या की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं, विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन अगर हम एक छोटे से राज्य को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ की बढ़ती जनसंख्या की वजह से पनपती हुई समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने बड़े करोड़ों की संख्या वाले भारत देश की स्थिति हम कैसे संभाल पाएंगे? जनसंख्या को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसमें कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जिसे आपको सख्त गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है, ऑन आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन रिलेटेड मैटर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, about 63% of Indians identified economic issues as the top concerns। और अगर आसान भाषा में इसे समझें तो करीबन 63% भारतीयों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। इसी के साथ पर्यावरण सुरक्षा जैसी भी समस्याएं लगातार गहराती जाएंगी। तो जहां हमारे देश में एक तरफ युवा लगातार बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बढ़ती जनसंख्या के साथ ये समस्याएं और गहराने लगेंगी? जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत होगी, उतनी ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी। इतना ही नहीं, अगर बात करें महंगाई की, तो जाहिर सी बात है कि तो महंगाई भी बढ़ती जनसंख्या के साथ बखूबी बढ़ेगी। इसी के साथ इस बढ़ती जनसंख्या को अगर हमने काबू नहीं किया, तो क्या हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चरमराएगी? अगर बात करें हाल ही के 2019 के ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, हमारे भारत का स्कोर जो कि 42.8% था, वो अब 0.8% से नीचे गिर गया है। यानी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था समय के साथ और बदहाल हो गई है, और ऐसे में बढ़ती जनसंख्या हमारे स्वास्थ्य के लिए, उन माँओं के लिए, उन नवजात शिशुओं के लिए क्या एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर नहीं आएगी?
दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जिस पर न केवल सरकार को ध्यान देना चाहिए बल्कि खुद जनता भी इसे लेकर सजग होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार को भी इस जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ज़रूरी कानून लाना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या की वजह से होने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देने के लिए तो हमारी सरकार है ही, लेकिन अब ज़रूरत है युवाओं को, इस देश की जनता को खुद भी समझने का, इस मुद्दे पर, इस विषय पर चर्चा करने का। दोस्तों, अब समय आ गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाने का। जितने भी आज हमारे रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक हों या मानवीय रिसोर्सेज हो, आज उन रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की कमी ना हो। युवाओं की बेरोजगारी पर ये बढ़ती जनसंख्या नीम पर करेले की तरह काम कर रही है। इस बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लगातार नौकरियों की कमी हो रही है, तो वहीं युवा भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। हमारे देश के युवाओं को ऐसे संकट के बीच में, ऐसी समस्या के बीच में एजुकेशन, रिसर्च और बिजनेस जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वहाँ हमारे युवा मंत्री जी के साथ बिताए कुछ पल वाले मोमेंट्स बटोरने में लगे हुए हैं। तो क्या ऐसे हमारे देश का विकास होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।